Hello everyone, welcome to Momentum IS. Nidhi, a module that allows you to preserve your value addition material. And in this session, we are going to cover research and development ecosystem in India. Now, why is this become so necessary? Considering if you see today's Indian Express article, स्पेशली एज आई हैव रिटन एडिटोरियल पे अगर देखा जाए सेक्शन में अशोक गुलाटी एंड आई गेस पूर्वी तंगराज, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा है रिलेटेड टू दिस इन R&D डेवलपमेंट इकोसिस्टम जो इंडिया में है. एंड बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है उन्होंने कि एज ए इंडिया के बारे में हम बार बार कहते हैं ओवरऑल वे में कि विश्व गुरु बनने की कोशिश की जाती है, एक फॉस्टर किया जाता है, एक टारगेट रखा गया कि विश्व गुरु बनना है. बट कंसिडरिंग R&D के केस में देखा जाए तो दे हैव क्लियरली स्टेटेड दैट इट इज़ USA एंड इट इज़ नो डाउट इन दैट केस. क्यों ऐसा कहते हैं? अगर ओवरऑल स्टैट वाइज हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर हमें एक चीज़ पता चलेगा कि अगर $43 पर कैपिटा is what India is spending on research and development in today. अगर ये ब्रिक्स कंट्री से कंपैरिजन में देखा जाए तो रशिया, चाइना, दे आर वे अहेड. मतलब रशिया तो समवेयर अराउंड $250+ है, चाइना $360, 360 थ्रू 370 के बीच में आता है. तो दे आर मच वे अहेड. अब नाउ ये कंसिडरिंग कैपिटा के बेसिस पे देखा जाए तो अगर रशिया एंड छोटे छोटे जो कंट्रीज जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है बट नंबर वाइज अगर देखें तो इंडिया कहीं ना कहीं फार अहेड होता है. बट अगेन द थिंग इज दैट अगेन द सिनेरियो सेज कि $43 पर कैपिटा के बेसिस में वो कितना बेनिफिशियल ग्राउंड लेवल पे है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट या स्पिल ओवर इफेक्ट, जो पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट है उसका कितना आ रहा है. एंड उस बेसिस में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं कम बैठता है. अपार्ट फ्रॉम दिस 0.7% ऑफ GDP, ये भी एक बहुत अपने आप में लो फिगर है. क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम अगर वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे देखें तो फ्रॉम टाइम टू टाइम हम देखें तो समवेयर अराउंड 2008 के आसपास वी हैव अचीव द हाईएस्ट एक्सपेंडिचर. मतलब ओवरऑल अगर GDP के बेसिस पे देखा जाए बजटरी एक्सपेंडिचर वो कहीं 0.83% ऑफ GDP आया था. नाउ उस वे में देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ओवरऑल उस बेसिस 2008 के बेसिस में 2021 के या 22 के बेसिस में देखा जाए तो 22 में वी हैव वे फार अहेड हम आ चुके होंगे. बट अगर उसी प्रोपोर्शन वाइज हमें देखना हो क्या उसका इफेक्ट आ रहा है, क्या उसकी पोटेंशियल चीज़ों को हम हार्नेस कर पा रहे हैं, टैप कर पा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ बिग क्वेश्चन, अ बिग चैलेंज. एंड लास्टली अपार्ट फ्रॉम दिस एक और चीज़ ये दिखता है कि हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर की स्पेंडिंग है दैट इज़ ऑलमोस्ट 60% के अबव है. यानी प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग 40% से नीचे है और ग्लोबल एवरेज के हिसाब से देखा जाए विच इज़ मच लो. बिकॉज ओवरऑल वे में प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग इट इज़ समवेयर अराउंड 65 to 68% ग्लोबल एवरेज बैठता है. तो प्राइवेट सेक्टर का उतना इंटरवेंशन क्यों नहीं आ पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट्स पे बात कर रहा था, इस आर्टिकल ने बात किया. इन एडिशन टू दिस या इन फिगर्स के अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी जो कि आप अपने मेंस आंसर्स में ऐड कर सकते हैं. जैसे कि टैगलाइन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दिया है, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन जो था लाल बहादुर शास्त्री का कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान, which is again related to R&D. This editorial also covered one more section जो कि important है, जो कि ये है SDG Goal 9. Now I have stated about this कि goals को कैसे याद करना है चाहिए, इस चीज़ के बारे में आप स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर मैं
आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि कैसा हाउ टू रिमेंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वी हैव मेड अ वीडियो ऑन दिस एंड यू शुड चेक आउट कि क्या है। अगर ओवरऑल वे में देखा जाए तो ये SDG गोल 9 इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन पे बात करता है, 3 आईज। एंड स्पेसिफिकली सस्टेनेबल गोल 9.5 टॉक्स अबाउट कि प्रोमोटिंग द R&D इकोसिस्टम की, ताकि प्राइवेट सेक्टर की स्पेंडिंग बढ़ सके। तो समवेयर SDG 9.5 के हिसाब से वी आर नॉट लुकिंग गुड इन दिस एस्पेक्ट कि सरकार का जो प्रोपोर्शन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ग्रो करने का, उसका ज़्यादा है। प्राइवेट सेक्टर बहुत वे बैक, वे पीछे है। ना अगर देखा जाए कि इंडिया में ऐसे में वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें दिखता है कि R&D सबसे ज़्यादा स्पेंडिंग है, तो वो है बेसिकली हेल्थ केयर। ना इंडिया का हेल्थ केयर ओवरऑल वे में देखा जाए तो टॉप 3 में आता है, क्योंकि हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज़ रियली वन ऑफ द डेवलप्ड इंडस्ट्री आज के डेट में भी इंडिया में। हाँ, देर आर सम सर्टेन इश्यूज़ हैं, थोड़े वल्नरेबिलिटीज़ कह सकते, जैसे API मटेरियल्स को लेके कह सकते हैं, बट स्टिल हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज समथिंग विच इज़ गोइंग वे अहेड। नेक्स्ट कम्स द ऑटोमोटिव पार्ट और ऑटोमोबाइल पार्ट। ना इन दिस ऑटोमोबाइल पार्ट में भी ये हमें पता चलेगा कि ऑटोमोबाइल जो अपना एक्सपेंडिचर करता है ऑलमोस्ट 30 to 40% R&D में दे आर इन्वेस्टिंग। सो समवेयर इट इज़ अ वे एंड बहुत अपने आप में बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट है, जहाँ पे हमें दिखता है कि R&D में हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हम किस तरह से फोकस रख रहे हैं। दो वो जो 30 to 40% है वो सब्सटेंशियली बहुत नीचे है हेल्थ केयर के रिस्पेक्ट में। अगर देखा जाए हेल्थ केयर में ऑलमोस्ट इट इज़ मच अहेड, मोर देन $500 बिलियन R&D में इस तरह से डाला जा रहा है। या ओवरऑल हेल्थ केयर इंडस्ट्री अगर $500 बिलियन की, तो वो भी अगर ऑटोमोबाइल के केस से फार अहेड, मच अहेड दिखेगा। एंड लास्टली ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ओवरऑल वे में, जिसमें मेनली अगर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर देखा जाए तो अगर उस पे बेसिक बेस पे जाए तो सेमीकंडक्टर पे ज़्यादा फोकस रहा है। इनफैक्ट अगर इस वे में भी देखें, हम मेट्रिक वाइज देखें, सेक्टर वाइज तो हमने बताया, मेट्रिक वाइज भी अगर हम देखें तो हमें एक चीज़ और पता चलेगा, जो हमारा बजट का जो एक्सपेंडिचर था जो R&D में स्पेशली, उसमें 61% पाया गया है जो डिफेंस में गया है, यानी DRDO के थ्रू गया, आपका स्पेस में गया है, एटॉमिक एनर्जी, यानी गवर्नमेंट अपने सबसे ज़्यादा फोकस या फोकल पॉइंट्स जिसे हम कहें, फोकल पॉइंट्स ऑफ R&D इन इंडिया फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, वो हमारा DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन 3 में सबसे ज़्यादा दिखता है। इसके अलावा एक ओवरऑल चंक अगर हम देखें 37% के आसपास ये हमारा बाकी सेक्टर्स में दिखेगा, जिसमें एग्रीकल्चर आ जाएगा। एंड एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा डोमेन है भी, बट अगेन जैसा कि मैंने कहा 0.7% ऑफ GDP आता है। उस बेसिस पे एग्रीकल्चर पे अगर हम जाएं तो एग्रीकल्चर हमारा कहीं ना कहीं 0.01 से लेके 0.1% ऑफ GDP बैठता है। और समवेयर आई कैन से 0.33% ऑफ GDP ये कहीं कहीं आता है। और GVA, स्पेशली GVA ऑफ एग्रीकल्चर, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ एग्रीकल्चर पे आता है। सॉरी, इससे हमें पता क्या चल रहा है एक्चुअली, ये 0.1% इज समथिंग कि कितना हमारे किसान, हाउ मच अवर फार्मर्स आर टेकिंग असिस्टेंस फ्रॉम दीज R&D सेंटर्स, जिसे हम मेनली अगर नॉर्मल भाषा में कहें कि किसान वैज्ञानिक केंद्र, KVKs जिसे हम कहते हैं।
KVK से फार्मर्स 0.1 फार्मर्स जाते हैं जो इनसे असिस्टेंस लेते हैं। तो आप ये भी देखिए कि अगर R&D बेनिफिट भी हमने क्रिएट भी कर दिया तो उसका कितना बेनिफिट्स हमें डीप डाउन द सोसाइटी मिल रहा है, क्योंकि हमें ये भी एक साइंटिफिक टेम्पर जो हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हम पढ़ते हैं, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप भी करना पड़ेगा कि एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स हैं, वी कैन टेल दोज फार्मर्स, वी कैन motivate those farmers to take this research and development, get assistance and ensure that it can get benefited to them. उनको वो फ़ायदा भी दिखना चाहिए कि हाँ R&D से उनको फ़ायदा हो रहा है, जबकि किसान में भी एक वो हिंड्रेंस आता है। कंसिडरिंग सोसाइटल वे पे भी देखा जाए तो अगर इकोनॉमिक सर्वे ने जो बोलता है कि उसके हिसाब से ये पाया गया है कि वो बेसिकली अपने पीयर फार्मर्स या दूसरे किसानों से ज़्यादा पूछ कर कि क्या बेनिफिट उन्हें दे सकता है, उस पर ज़्यादा वो फोकस रखते हैं, ना कि इन किशोर वैज्ञानिक केंद्रों में जाके गोइंग टू दीज सेंटर्स एंड आस्किंग अबाउट द सेम असिस्टेंस फॉर द सेम. So these are some of the key facts which you need to know about research and development ecosystem in India, especially in this case. Now, what are the schemes which are moving ahead in these times to know what is going on overall way in R&D ecosystem and how government is trying to promote this entire section? One of this is, I guess, it is FIST. Now these informations have been taken from Department of Science and Technology, so you can surely go and check these information as per your need. Now FIST is Fund for Infrastructure of Science and Infrastructure के लिए है, मतलब इम्प्रूवमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। एंड इस पे भी इन्होंने कुछ 4 लेवल्स बना के रखी हैं कि इक्विपमेंट के लिए चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए, नेटवर्क एंड कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ के लिए चाहिए, या फिर इंडस्ट्रियल R&D सपोर्ट के लिए चाहिए। तो अलग अलग लेवल पे इन्होंने अलग अलग गवर्नमेंट ने वो फिक्स करके रखा है कि कितना हम फाइनेंशियल असिस्टेंस उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या उस ऑर्गेनाइजेशन को हम देंगे। नेक्स्ट इज पर्स, यानी कि प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सेलेंस। इसका भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हम यहाँ पे तो मेनली साइंटिफिक मतलब इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस टाइप के कह सकते हो। यहाँ पे अगर जो और बेसिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे किस तरह से हम साइंटिफिक एक्सेलेंस को क्रिएट कर सके दे सके, उस चीज़ पे भी बात होती है। देन वी मूव इनटू आई गेस सैफ। तो अगर आप सैफ अली खान को याद रखोगे तो उसके थ्रू भी यू कैन रिमेंबर दिस थिंग। SAF is mainly sophisticated analytical instrument facilities. Now, what is this? Now, it may happen that there are some institutions, educational institutions or research institutions, they are not having those analytical instrument. कुछ ऐसा analytical या experiment wise instrument करना है जो कि हो नहीं सकता। जैसा कि हम अगर आपने बहुत से लोगों ने अगर आपने रॉकेट बॉयज़ वेब सीरीज़ देखी होगी तो वहाँ पे एक मिलिकन एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं कि मिलिकन एक्सपेरिमेंट में भाभा साराभाई ये लोग बहुत दिनों से काम कर रहे थे एंड सर्टेन इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं थे, या फिर जो आपका एक तरह से इंटरव्यू पहली बार होता है विक्रम साराभाई का भाभा के साथ, एंड उस पर वो रबड़ एंड प्लास्टिक शीट्स इन सब पे बात होती है कि रबड़ नहीं मिल रहा है या स्पेसिफिक वो एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसकी वजह से रिसर्च आगे मूव नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे बात आती है कि अगर आपके पास देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, एनी एक्सपेरिमेंटल इक्विपमेंट इन दैट इंस्टीट्यूट और इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज स्पेसिफिकली दैट स्कीम दैट इज गोइंग टू केटर टू दैट डिमांड। नाउ नेक्स्ट वन इज साथी, यानी अगेन द फुल फॉर्म इज सिमिलर टू दिस, sophisticated analytical, ऐसे का वही हो गया sophisticated analytical, and this one is technical help institute.
यानी यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो भी एनालिसिस या R&D के लिए जो भी चीज़ें डेवलप की जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट विल बी अ शेयर्ड वन, मतलब वो स्टार्टअप्स के साथ भी शेयर किया जा सकता है और अलग जो स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू R&D ऑफ दैट डोमेन, उनके साथ भी शेयर किया जा सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इम्प्रिंट इज अनदर स्कीम. समथिंग रिलेटेड टू इम्पैक्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया टाइप का है कुछ. एंड ये मेनली IITs एंड IISc इंस्टीट्यूट्स ने मिलकर बनाया है कि किसी स्पेसिफिकली साइंटिफिक प्रॉब्लम को लिया या कोई एक बेसिस, कोई ऐसा चैलेंज को लिया एंड उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स या रिसर्च कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई कि कैसे उस चीज़ का एक बेटर एंड इफेक्टिव एंड कॉन्क्रीट सोल्यूशन वी कैन फाइंड आउट इन a due course of time. So these are some of the institutes or these are some of the schemes which you can write regarding the same. Lastly, if you have to write ki what are the major issues, so one can find is that in overall way, somewhere it is fiscal deficit. Now as the fiscal deficit will grow, एंड एज वी नो दैट कि R&D का रिजल्ट हो सकता है एक जल्दी तुरंत हमें वो रिजल्ट्स एक बार में ना मिले, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स भी कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करती है. जैसा कि हुआ भी इस बार के, अगर आप बजट के हिसाब से देखें तो समवेयर 3 to 4% ऑफ ओवरऑल डिक्रीमेंट पाया गया बजट एक्सपेंडिचर और R&D. हो सकता है ये कुछ और इसके इम्पैक्ट्स आ सकते हैं, बट ये ओवरऑल वे में देखा गया कहीं ना कहीं अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपना रिलेक्टेंस दिखा सकती है उन सेक्टर्स में जहाँ पे उन्हें थोड़ा अपने आप को रोकने की ज़रूरत है. नाउ सोशल सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे लिटिल बिट पॉपुलिज्म पॉलिटिक्स आ सकती है. इट कैन बी अ रीज़न. आई एम नॉट ट्राइंग टू पुश एनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, बट इट कैन बी अ रीज़न. हाउएवर, इट कैन समवेयर allow them or push them or give them a nudge कि थोड़ा सा रुक के उसके बाद इस पे खर्चा करते हैं. तो फिस्कल डेफिसिट की वजह से कहीं ना कहीं डीले इन डिसबर्सल भी आता है, या फिर डीले इन ग्रांट्स. ये ज़्यादा इंटरलिंक्ड है डीले इन ग्रांट्स को इससे. तो डीले इन ग्रांट्स होगा, आप अगर R&D के लिए आपको ग्रांट चाहिए लेकिन आपको तुरंत नहीं मिल पा रहा है तो आपका भी R&D कहीं ना कहीं एक लेवल पे रुक सकता है. डीले इन डिसबर्सल क्यों? अगर गवर्नमेंट्स कंसिडरिंग गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है प्राइवेट सेक्टर से 60%, 60:40 के हिसाब से भी अगर रेशियो देखें, तो अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट विल ऑलवेज ट्राई कि मैं देख सकूँ कि इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स कितने किस तरह से आ रहे, क्या व्हाट कैन बी द पोटेंशियल बेनिफिट्स दैट आई कैन रीप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिसर्च. नाउ इफ considering it is a government institution that is going to provide the grant, there will be many stakeholders in the government that public sector who is going to assess that, and accordingly अगर assessment में उन्हें कहीं ना कहीं वो flaw दिखता है तो they may hold back and they may not be giving the same. Another issue is that brain drain. Obviously अगर वो knowledge capital या human capital formation नहीं हुआ तो it is going to create a huge problem. So brain drain is really a huge problem जो कि R&D को हमारा कहीं ना रोकता है. मतलब नॉलेज कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल ओवरऑल वे में जो हम कह सके R&D को कहीं ना कहीं रोकता है, बिकॉज और भी कंट्रीज़ है जहाँ पे इसको और इजीली कंड्यूसिव बनाया गया है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करता है. सो इश्यूज़ अगर आपको इसके ऊपर लिखना पड़े तो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विच यू कैन राइट. स्कीम्स आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट. इन एडिशन टू दिस आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि पब्लिक सेक्टर में कहाँ से किस तरह से एक्सपेंडिचर हो रहा है या ओवरऑल सेक्टर वाइज किस तरह से एक्सपेंडिचर हो रहा है. एंड लास्टली आई हैव डिस्कस सम ऑफ द डेटाज एंड आइडियाज. So with this we are ending this session. Hope you liked it. Subscribe to our YouTube channel to explore, find more fascinating, astonishing and informative videos.
थैंक यू टू ऑल.